भैरवा आश्रम पश्चिम चंपारण से जन स्वराज अभियान के तहत हमने एक पदयात्रा शुरू करी है। उस पदयात्रा को करीब आज 10 महीने हो गए। पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली होते हुए मैं समस्तीपुर में पिछले कुछ हफ्तों से हूँ। अभी 15 से 20 दिन और मैं समस्तीपुर में रहूँगा। यात्रा के दौरान जो यात्रा के पहले बताया गया था, प्रयास ये है कि गांव-गांव, पंचायतों में, गांव में जाया जाए, पैदल चल के जाया जाए, लोगों से मिला जाए और जो बिहार के लोगों की जो ज़मीनी हकीकत है, उसके बारे में न सिर्फ समझा जाए, बल्कि उसके रास्ते भी निकाले जाएं कि क्या करने से किस पंचायत में, किस गांव में, किस प्रखंड में, किस जिले में स्थिति को सुधारा जा सकता है। दूसरा पदयात्रा का ये भी उद्देश्य है कि गांव के स्तर पर ऐसे लोग जो सामाजिक राजनीतिक तौर पर जागरूक तो हैं, लेकिन अब उनकी कोई बड़ी महती भूमिका नहीं है, चाहे वो स्वेच्छा से उन्होंने अपने आप को राजनीति से किनारे कर लिया है या परिस्थितिवश वो राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं है। ऐसे लोगों की जिनकी छवि अच्छी है, जो गांव और पंचायत के स्तर पर लोगों के समाज के नज़र में बेहतर व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करना, मिलना, उनको साथ में जोड़ना और उनके साथ बैठकर बात करना, ये इस उद्देश्य से कि बिहार में एक नए विकल्प और नई व्यवस्था बनाने के लिए सबको साथ में कैसे लाया जा सकता है। इन्हीं उद्देश्यों के तहत हम पिछले 10 महीनों से चल रहे हैं। अभी तक का जो अनुभव रहा है वो मैं आपसे साझा करता हूँ। जो जमीन पर देखने को मिला उसके मुताबिक बिहार में बेरोजगारी और पलायन ये सर्वव्यापी सबसे बड़ा मुद्दा है। कई बार हम लोग को ऐसा लगता है कि बेरोजगारी और पलायन मुद्दा है, इसके लिए गांव में जाने की क्या जरूरत है, ये तो आपको पटना में बैठे बैठे भी पता है। लेकिन जब गांव में आप जाते हैं, करीब 32-3300 गांव में हम पैदल चल के गए, तो इस समस्या की जो विकरालता है, इसका जो सामाजिक और आर्थिक पहलू है, उसकी समझ जरूर बेहतर बनी है। यात्रा से पहले हम लोगों को ऐसा लगता था कि कुछ गरीब तबका है जो कि मजदूरी के लिए पलायन करता है। जब जमीन पर जाने पर यह पता चलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेरोजगारी और पलायन ऐसा मुद्दा है जिससे समाज का हर वर्ग प्रभावित है। अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, अगर आप आर्थिक तौर पर सुदृढ़ भी हैं, तो भी पलायन आपके लिए सच्चाई है, क्योंकि आपके बच्चे को पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए बिहार छोड़कर ही जाना है। गाँव में यहाँ पर करीब 50 से 60% युवा है ही नहीं। किसी भी गांव में चले जाइए, गांव में ज़्यादातर आपको महिलाएं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग मिलते हैं। युवा या तो पढ़ाई के लिए या रोजी रोजगार, कमाई, मजदूरी के लिए बाहर चला गया है। जिन गांव प्रखंडों में बाढ़ की समस्या है, वहां पर यह पलायन की स्थिति 70%, 80% तक भी है। जहां पर बाढ़ नहीं है वहां पर स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन पलायन से सब प्रभावित हैं। उसी तरीके से जो ये पलायन है, कई लोग ये बताते हैं कि लोग बाहर कई लोगों की ये सोच है कि यहाँ पर भी काम है लेकिन लोग स्वेच्छा से बाहर जाते हैं। ऐसी बात नहीं। आर्थिक पहलू अगर इसका आप देखें तो जो लोग बाहर गए हैं वो औसतन 12 से 15 हजार रुपया ही कमा पाते हैं और घर पर वो 6 से 8 हजार रुपया प्रति माह भेजते हैं। ये इतना पैसा नहीं है जिसके लिए कोई शौकिया जाएगा। ज़्यादातर लोग यही बताते हैं कि लोग पलायन उनके घरों से इसलिए करके गए हैं कि अगर वो बाहर न जाएं तो उनके बाल बच्चों के खाने पर भी लाले पड़ जाएंगे। जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, बेरोजगारी भी एक ऐसा पहलू मुझे देखने को मिला जिससे हर वर्ग प्रभावित है। जो बड़े किसान हैं, जो सामाजिक आर्थिक नज़रिए से संभ्रांत लोग हैं, उनको भी अपने बच्चों के रोजगार की उतनी ही चिंता है, क्योंकि उनको ये धीरे धीरे अब पता चल गया है कि बिहार में खेती किसानी करके आप अपना जीवन नहीं चला सकते हैं। रोजी रोजगार व्यापार का कोई बहुत बड़ा जरिया यहाँ है नहीं। कुछ लोग 100 में इक्का दुक्का कुछ रोजगार व्यापार करके अपना जीवन बेहतर चला रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए नौकरी ही साधन है। तो बहुत अच्छे परिवार के लोग भी जब मिलते हैं गाँव में, तो उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि मेरे बच्चे की नौकरी कैसे मिलेगी। तो बेरोजगारी और पलायन दोनों ही। इसका एक जो सामाजिक पहलू मैं आपको बताऊं, गांव में लोगों ने परिवार की परिकल्पना को ही पलायन ने ध्वस्त कर दिया है। हम 1 साल से पैदल चल रहे हैं, 10 महीने से।
तो लोग बताते हैं भाई अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चल रहे हैं। लेकिन आप बिहार को जमीन पर जाकर हमने जब देखा, आप लोग भी समझते होंगे, ये तो ज्यादातर परिवार की यहाँ सच्चाई है। जो पुरुष है वो तो परिवार के साथ रहता ही नहीं है। साल में एक बार कोई छठ में, ईद में घर आया। ज्यादातर परिवार ऐसे ही हैं जहां कमाने वाले उम्र के लोग परिवार से अलग दूर ही रह रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा परिवार मिलता है जहां पर पति पत्नी, माता पिता, बाल बच्चे साथ में रह रहे हैं। या तो पढ़ाई हो या कमाई हो, आपको अपने परिवार के से अलग ही रहना है। परिवार के साथ रहने का सुख नहीं है। और इसने निचले स्तर पे सामाजिक पारिवारिक जो ताना बाना था उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। कोई पर्व त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें आप बाल बच्चों के साथ अपना पर्व त्योहार मना रहे हैं। ज्यादातर लोग के जो परिवार परिजन हैं वो बाहर ही रहते हैं। बेरोजगारी और पलायन के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या लोग हर जगह बताते हैं वो है शिक्षा का ध्वस्त होना। कहीं पर चले जाइए, किसी गांव में हम लोग गए हैं, पहला लाइन जब मैं पूछता हूं सबसे बड़ी समस्या क्या है, लोग बताते हैं साहब पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। चाहे आप अनपढ़ हैं, गरीब हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, शिक्षा का महत्व आपको, आपकी समझ शिक्षा को लेकर है या नहीं है। हर व्यक्ति ये बताता है कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। हम लोग खुद बिहार में पले बढ़े हैं, बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी, लेकिन हर जिले में या हर एक दूसरे प्रखंड में एक दो विद्यालय सरकारी ऐसा था जिसको सामान्य परिवार के लोग देखते थे कि अगर इसमें बाल बच्चा पढ़ जाए, कोई लंगट सिंह कॉलेज पहुंच जाए, साइंस कॉलेज पहुंच जाए, पटना कॉलेज पहुंच जाए, तो उससे उसका जीवन बदल सकता है। अब जो स्थिति बनी है कि चाहे विद्यालय अच्छा हो या खराब, नियोजित हो या पुराना, हर तरीके के विद्यालयों में पढ़ाई पूरी तरीके से बंद हो गई है। कई लोगों को लगता है कि विद्यालय में जो पढ़ाई है वो इसलिए नहीं हो रही है कि शिक्षकों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। ये आपका भ्रम है। शिक्षकों की गुणवत्ता या शिक्षकों की ईमानदारी न होना ये शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने में एक छोटा सा पहलू है। महत्वपूर्ण है लेकिन छोटा पहलू है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं, उदाहरण के तौर पे आप बिहार के कॉलेज को देख लीजिए। कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं है, कॉलेज में तो परमानेंट टीचर्स हैं, वहां पर बिल्डिंग भी है, वहां पर तो खिचड़ी नहीं बट रही है। बड़े बड़े कैंपस हैं, हजारों लड़कों ने कॉलेज में नामांकन करा रखा है, लेकिन कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हो रही है। स्कूल से खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। और इसकी वजह जो मुझे समझ में आई है एक साल में, कि ये जो समता मूलक शिक्षा नीति के बनाने के चक्कर में कि हर गांव, हर प्रखंड में किसी तरह कोई एक विद्यालय के नाम पर बिल्डिंग बना दिया जाए, नतीजा ये हुआ कि जहां बिल्डिंग बनाए गए वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे और पढ़ाई नहीं है। पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त हो गई है। और कहीं ना कहीं जब भी इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के 17-18 साल के शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना ये उनका सबसे बड़ा काला अध्याय होगा। इसलिए कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षा को इस तरीके से, शिक्षा के प्रति जो उदासीनता है, ये अकल्पनीय बात है। और ये सबसे बड़ा काला अध्याय मैं इसको इसलिए बताता हूं कि मान लीजिए कि कल हो के एक अच्छी सरकार आ जाए, सड़क टूटी हुई है तो सड़क बन सकती है, नहर में पानी नहीं है तो कल नहर में पानी आ सकता है। लेकिन जो 2 पीढ़ियां इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गईं, अब अगर अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी इस 2 पीढ़ी को शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। दोनों समस्या के बाद तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है स्वाभाविक तौर पर वो किसानों की है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। किसानों की हालत ये है, गांव देहात में लोग यही बताते हैं बोलचाल की भाषा में, कि पहले के जमाने में 2-4-5 साल जो लोग खेती करते थे, अपना पेट काट के, सतुआ खा के भी आधा 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 5 कट्ठा जमीन लोग खरीदते थे। आज की हालत ये है कि जो लोग सिर्फ खेती पर निर्भर हैं, अगर उनके घर में कोई नौकरी नहीं कर रहा है, अगर कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, घर में कोई बीमार पड़ जाए, बेटी की शादी लग जाए, तो उनको 1-2 कट्ठा जमीन हर 5 साल पर, 2-4 साल पर बेचना है। ये किसानों की हालत है। और जो ये किसानों की हालत है जो मैंने 1 साल में देखा, इसके पीछे 3 मूलभूत समस्या मुझे समझ में आई।
पहली बात, भूमि सुधार को लेके जो परेशानी है बिहार में, भूमि का ना कोई मापी किया गया, ना भूमि की जो ओनरशिप है उसको तय किया गया। भूमि सुधार लागू न होने की वजह से 60% लोग, ये आंकड़ा याद रखिए, बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। देश के स्तर पर ये आंकड़ा है 38%। मतलब देश में 100 में 38 लोगों के पास जमीन नहीं है, बिहार में 100 में 60 लोगों के पास जमीन है ही नहीं। और जो 40 लोगों के पास जमीन है बिहार में, उसकी अगर मलकियत आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 40 में 35 आदमी 2 बीघे से कम का किसान है, 2 बीघे से कम का मालिक है। तो जो बिहार में हम लोग खेती कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये कमाने वाली खेती नहीं है, ये खाने वाली खेती, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। आप खेत में वही पैदा कर पाते हैं जिससे आपका बाल बच्चे का पेट भर जाए, खेती से कमाने का जरिया नहीं है। हालात यहाँ ये है कि जो भूमिहीन लोग हैं, उनके घर का कोई 1-2 सवांग बाहर मजदूरी करता है, जो पैसा वो भेजता है वो उसका इस्तेमाल लोग कैपिटल के तौर पर करते हैं ताकि वो खेती कर सकें। जो बटाई पर खेती लेकर मजदूरी कर रहा है आदमी, और जो खेत में पैदा हो रहा है उससे ये हो रहा है सुनिश्चित कि उसका बाल बच्चे का पेट भर जाए। खेती से कमाई का जो जरिया है वो यहाँ सिर्फ 3 या 4% लोगों के लिए ही है। बाकी जो 95% लोग हैं, या तो वो खेती अपने पेट भरने के लिए कर रहे हैं या खेत में मजदूरी कर रहे हैं। दूसरी खेती से जो बड़ी समस्या देखने को मिली वो है जल प्रबंधन को लेके। बिहार में बाढ़ आता है, उसकी वजह से खेती किसानों की हालत खराब है, ये बात तो सब लोग जानते हैं। लेकिन जो जमीनी हकीकत है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, उतना ही या उससे भी ज्यादा खेत सूखे या जल जमाव से भी प्रभावित है। अगर आप ध्यान से नीचे देखेंगे, रोड के एक किनारे बाढ़ आ रहा है और रोड के दूसरे किनारे सूखा है। ये जल प्रबंधन की जो कुव्यवस्था है, जल का जो प्रबंधन है वो प्रबंधन के बजाय कुप्रबंधन है, उसकी वजह से हजारों एकड़ जमीन या तो सूखे की स्थिति है, जैसे अभी हम लोग समस्तीपुर में चल रहे हैं, इस साल बारिश नहीं हुई है, त्राहिमाम मचा हुआ है, नीचे किसान बता रहा है कि सब फसल सूख रही है। जबकि लोग ये जानते हैं ये वो इलाका है जहां बाढ़ भी आता है। आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, रोसड़ा के ज्यादातर इलाकों में लोग बाढ़ प्रभावित भी पेपर पर बताते हैं, जबकि किसान आज सूखे से प्रभावित है। उसी तरीके से छपरा से गोपालगंज के बाद से जब मैं चला हूं, गोपालगंज के बाद सिवान में, छपरा में, वैशाली में, समस्तीपुर में, ये जो जिले हैं, यहाँ जल जमाव इतनी बड़ी समस्या है। हजारों एकड़ जमीन, जिसको आप लोग चवर कहते हैं, हजारों एकड़ जमीन में पानी लगा हुआ है, जहां सिर्फ एक ही फसल होती है वो भी नहीं होता है। तो जल का जो कुप्रबंधन है बिहार में, जहां या तो जल पानी ज्यादा है तो बाढ़ आ गया, या कम है तो सूखा पड़ गया, दोनों से बचे तो जल जमाव में फंस गए। और तीसरी जो सबसे बड़ी किसानों की समस्या है, इन सारी परेशानियों के बावजूद बिहार में जो किसान पैदा करता है उसको उसकी कीमत ही नहीं मिलती है, उसका बाजार ही नहीं है। एक आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार में किसान जो फसल पैदा करता है उसकी उचित कीमत नहीं मिलने की वजह से हर साल, इसको भी याद रखिए, हर साल बिहार में किसानों को 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। मतलब जो फसल उसने पैदा किया उसकी जो उचित कीमत मिलनी थी, बाजार की कीमत, वो न मिलने की वजह से किसानों को 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हो रहा है। इसका मैं एक आंकड़ा आपको दे देता हूं। धान की खेती अगर आप बिहार में लें, पिछले साल धान का सरकारी समर्थन मूल्य था 2030 रुपया। धान लोगों ने बेचा है 1300, 1400, 1500 रुपए में। पिछले 10 साल में बिहार में सिर्फ 13% धान ही समर्थन मूल्य पर खरीदा बेचा गया है। हम लोग यहाँ बैठ के पंजाब के किसान की बात करते हैं कि पंजाब में खेती किसानी करने वाले लोग बहुत धनी हैं। तो आपको आंकड़ा बता देता हूं, पिछले 10 वर्ष में पंजाब में 70% धान और 75% गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। बिहार में 13% धान और 1% गेहूं ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। तो इतनी मेहनत और परेशानी के बाद भी जो आप यहाँ का किसान पैदा कर रहा है उसको उसका दाम ही नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा जो तात्कालिक समस्या लोग बताते हैं कि यूरिया की किल्लत है, कालाबाजारी हो रही है, यूरिया हमको
लगता है कि अगर आप चंपारण सीमावर्ती नेपाल के क्षेत्रों में जाइएगा तो लोग 1000-1200 रुपए में भी खरीद रहे हैं। समस्तीपुर, वैशाली वगैरह में 300, 400, 500 रुपए में यूरिया मिल रही है। लेकिन जो नेपाल से सटते हुए एरिया है, यूरिया चूंकि नेपाल में स्मगलिंग होके जा रहा है, तो लोगों को 1000-1200 रुपए भी प्रति बैग देना पड़ा है। इन तीनों समस्या के बाद जो 4 केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं हैं, उसकी जमीनी हकीकत जो हमने देखी, मैं वो आपसे साझा करना चाहता हूं। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज हर महीने मिलना है। मैं एकदम पूरे विश्वास से ये बता सकता हूं, दावा कर सकता हूं कि पूरे बिहार में जहां तक मैं अभी चला हूं, इन जिलों में किसी भी लाभार्थी को 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा है। लोगों को 4 किलो अनाज जरूर मिल रहा है। ये 4 किलो अनाज इसलिए मिल रहा है क्योंकि प्रखंड के, जिला के स्तर पर जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर प्रति क्विंटल 35 से 40 रुपए की कमीशन या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, कमीशन ले रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर आपको जानकर आश्चर्य क्या होगा, आपको तो मालूम ही होगा, लेकिन मैं आपको रिकॉर्ड पे बता देता हूं। ज्यादातर जगहों पर विधायक भी बाजाप्ता हर महीने 6 रुपए से 8 रुपए प्रति क्विंटल इससे अपनी हिस्से का राशि ले रहे हैं। यही वजह है कि लाभार्थियों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। दूसरी जो बड़ी केंद्र सरकार की योजना है वो है स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें लाभार्थियों को 12,000 रुपए शौचालय बनाने के लिए मिलने की बात कही गई है। आज से 2 वर्ष पहले बिहार के ज्यादातर पंचायतों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूं 3-3.5 हजार गांव में जाने के बाद कि बिहार में खुले में शौच आज भी ज्यादातर गांवों की सच्चाई है। जहां पर भी ओडीएफ जारी किया गया है, ये जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर इन्होंने जारी कर दिया है। कहीं पर ओडीएफ नहीं है। लोगों से 2,000 रुपए प्रति शौचालय के दर से लिया गया है। इसमें जनप्रतिनिधियों ने पैसा नहीं लिया, इसमें अफसरों ने पैसा लिया है। जो लोग बताते हैं 2,000 रुपया आप प्रति शौचालय दीजिए, 12,000 रुपया बनाया, उसका उपयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसकी चिंता किसी ने नहीं की है। तीसरी जो सबसे बड़ी योजना केंद्र सरकार की चल रही है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। नीचे जमीन पर हम लोग को प्रधानमंत्री आवास योजना को ज्यादातर लोग इंदिरा आवास योजना के नाम से ही जानते हैं, उसी के लाभार्थी भी ज्यादा मिलते हैं। आजकल जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है उसमें 1,40,000 रुपया लोगों को मिलना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी कम इसलिए मिल रहे हैं कि बिहार सरकार का इस योजना के तहत यूटिलाइजेशन है 60%। मतलब अगर 100 घर बनाने का पैसा हम लोग केंद्र सरकार से ले सकते थे तो हम लोग पिछले वर्ष भी सिर्फ 60 घर बनाने का ही पैसा लेकर आए। और जो लाभार्थी है उसको 20-25 हजार से लेके 40,000 रुपया तक जनप्रतिनिधियों को और अफसरों को पैसा देना है, तभी जाकर आपको इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल सकता है। जहां पर जिन पंचायतों में जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं वहां पर भी 20 से 25 हजार अफसर तो पैसा लेगा ही लेगा। बिना वो पैसा दिए हुए आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। चौथी जो बड़ी योजना केंद्र सरकार की है वो है मनरेगा की। मैं जब यहाँ चलना मैंने शुरू किया था तो मेरा अनुमान था कि चूंकि बिहार में इतना पलायन है, गरीबी है, तो मनरेगा के काम होते हुए मुझे जमीन पर गांव में दिखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक पिछले 10 महीने में हमको मनरेगा का एक भी सक्रिय काम दिखा ही नहीं। लोग ये जरूर बताते हैं 2 बरस पहले ये पेड़ लगाया गया था मनरेगा के तहत, या कहीं मिट्टी भराई हुई है, या कहीं पंचायत भवन या आंगनबाड़ी केंद्र में मजदूरी के तहत मनरेगा का उपयोग किया गया है। लेकिन मनरेगा का जो सक्रिय काम है वो अभी तक हमको नहीं दिखा है। जब मैंने इसको आंकड़ों में देखा तो पता चला कि पिछले साल बिहार सरकार का मनरेगा में यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर 100 रुपया मनरेगा के तहत हम लोग को दिल्ली से मिल सकता था तो बिहार सरकार की लापरवाही की वजह से सिर्फ 39 रुपया ही आया। और जो 39 रुपया आया उसमें 40% की दर से पीसी या दलाली या भ्रष्टाचार के नाम पर वो भेंट चढ़ गया। तो आप जरा अंदाजा लगाइए, 100 रुपया जो मनरेगा का पैसा बिहार के गरीब जनता को मिलना चाहिए था उसके बदले में आया 40 रुपया। उस 40 में 40% चोरी हो गया, तो कुल मिला जुला के 20-25 रुपया ही लोगों को मिला है।
ये 4 केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं की हालात है। इसके बाद अगर आप राज्य सरकार की योजना पर आ जाएं तो राज्य सरकार की जो सारी योजना है ज्यादातर 7 निश्चय की अंतर्गत चल रही है। 7 निश्चय की एक बड़ी और पहली योजना थी बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1,000 रुपए की सहायता। 18 से 35 साल के हर युवा को 1,000 रुपए प्रति माह सरकार की ओर से मिलना था। 2015 में ये घोषणा की गई थी। अभी तक मुझे कोई युवा ऐसा नहीं मिला जिसको 1,000 रुपया कभी मिला हो। इस योजना को शुरू ही नहीं किया गया। दूसरी योजना थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। योजना बनाते समय चूंकि मैं शामिल था, मुझे मालूम है उस समय ये अनुमान था कि करीब 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ बिहार के बच्चों को 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए बैंकों से सहायता मिलेगी ताकि उनके परिवारजनों को पैसा न देना पड़े। सरकारी का आंकड़ा जो अभी बता रहा है, बिहार सरकार का अपना आंकड़ा बता रहा है कि 2015 से लेकर अभी तक 8 वर्ष में करीब 9.5 लाख बच्चों को ही ये सुविधा मिली है। इस योजना को भी ज्यादातर जगहों पर समाज ने भी और सरकार ने भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। करीब करीब लोगों ने इस योजना को भुला ही दिया है। तीसरी बड़ी योजना जो थी जिसकी चर्चा होती है वो है नल जल योजना। सरकार का दावा है कि 2/3 नल जल योजना काम कर रही है। मैंने जो जमीन पर देखा, जिलों में अलग अलग स्थिति है, लेकिन मोटे तौर पर 2/3 नल जल योजना काम नहीं कर रही है। पश्चिम चंपारण, शिवहर जैसे जिलों में तो 100 में 90 योजना काम नहीं कर रही है। इन योजनाओं के बनाने में जो परेशानी आई, बनाने में जो लूट हुई, वो उसकी वजह से तो ये नहीं चल रही है। एक वजह ये है, जो एक बड़ी वजह जमीन पर समझ में आ रही है वो ये है कि जो योजना को बनाया गया है जिस जमीन पर, जो उस समय के वार्ड सदस्य थे, जीत कर आए थे, उनके जिम्मे ये था, उन्होंने या तो अपनी जमीन पर इस योजना को बनाया या अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों के जमीन पर योजना को बनाया गया। उस समय ये बात बताई गई कि जिसके जमीन पर ये योजना लागू होगी उसको हर महीने कुछ पैसा मिलेगा। लोगों के दिमाग में लगा कि इससे कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी। हुआ ये है कि जब अब ज्यादातर 90% वार्ड सदस्य चुनाव हार गए तो अब उन्होंने इसका जो मालिकाना हक है, जिसके जमीन पर खड़ा है, वो वार्ड सदस्य सामने वाले को दे ही नहीं रहा है। सरकार नोटिस पर नोटिस जारी किए जा रही है। जिसके पास जमीन है वो अपने हिसाब से उसको चलाता है, मन होता है नहीं चलाता है। कई गांवों में तो हमें लोग ऐसे मिले जिनके जमीन पर नल जल योजना लगी और बजाता वो पानी का व्यापार कर रहे हैं। शादी हो गई, कोई फंक्शन हो गया तो मोटर चलाता है, टैंकर में पानी भरता है, उसके बदले आपसे पैसा लेता है और इस दावा ये करता है कि हम इसलिए पानी नहीं भेज रहे हैं क्योंकि हमको सरकार ने कहा था कि हमको 10,000 रुपये मिलेगा महीना, हमको नहीं मिल रहा है तो हम क्यों दें दूसरे को। तो ये हालात है नल जल योजना की। एक चौथी बड़ी योजना जिसकी चर्चा थोड़ी कम होती है लेकिन 7 निश्चय की सबसे बड़ी योजना थी, वो है नाली गली पक्कीकरण योजना। उस समय का अनुमान था कि 2015 के बाद 5 वर्षों में 80,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा ताकि बिहार के हर घर के नाली का पक्कीकरण किया जाए। घरों के नालियों को लाकर गांव में एक बड़े नाले के जरिए जोड़ा जाए और उन बड़े नालों के जरिए पानी को निकालकर उसका निस्तारण किया जाए। अभी जो मैं 3,000 से ज्यादा गांव में गया हूं तो किसी घर के नाली का पक्कीकरण तो कभी हुआ नहीं है। गांव में रोड के किनारे बेतरतीब तरीके से बनाए हुए बड़े नाले कुछ दिखते हैं। इन नालों से ना घर के नालियों को जोड़ा गया, न इन नालों से पानी को बाहर ले जाकर निस्तारण की व्यवस्था की गई। नतीजा ये हुआ कि ये जो बड़े नाले बनाए गए हैं रोड के किनारे, गलियों के किनारे, ये ज्यादातर बड़े कूड़ेदान के तौर में परिवर्तित हो गए हैं। उससे कहीं पानी निकासी नहीं हो रहा है। तो कुल मिला जुला के ये स्थिति है। 2 क्षेत्र जहां सुधार दिखा, एक है सड़क और दूसरा है बिजली। हम लोग का अनुमान है, लोग बात भी करते हैं कि पिछले कुछ सालों में बिहार में सड़क और बिजली सुधरी है। बिजली हर जगह, हर गांव, हर टोले, हर घर में जरूर मुझे दिखी। बिजली को लेकर एक जो बड़ी समस्या है, अभी आपने बरसोई में जो गोली कांड हुआ उसमें भी देखा होगा। मैं पिछले 1 साल से जब से चलना शुरू किया है मैं ये बता रहा हूं, बिजली को लेकर लोग बता रहे हैं कि बिजली तो आ गई है लेकिन उनके नजर से बिजली का जो बिल आ रहा है वो गलत और बहुत ज्यादा आ रहा है। हर गांव में 50-100 ऐसे आदमी मिलते हैं जिनका बिजली कनेक्शन कट गया है इस वजह से क्योंकि उनका बिल गलत आ गया। एक बार बिल गलत आ गया, आप पैसा नहीं दे पाए
तो डीसीएलआर और लोक अदालतों का आप चक्कर लगाते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। या तो कटिया जलाइए, फंसाइए, या फिर आप अदालतों का चक्कर लगाते रहिए। 2000 रुपए से लेकर 1.25 रुपए तक लोगों के बिल आए हैं जो लोगों ने दिखाए हैं। कई जगह पर तो मुझे ऐसे भी लोग मिले जो बता रहे हैं कि उनके परिजन घर छोड़कर भाग गए हैं क्योंकि उन पर फौजदारी का मुकदमा हो गया है। तो मैं पिछले 10 महीने से कह रहा हूं कि बिजली की जो समस्या है, बिल की समस्या है, कि आज नहीं तो कल बिहार में एक बड़े सामाजिक राजनीतिक विषय के तौर पर उभरेगी। और उसका एक छोटा सा नमूना आपने अभी कटिहार में देखा। सड़कों की जहां तक बात है, राष्ट्रीय और राजकीय, नेशनल और स्टेट हाईवे में निश्चित तौर पर सुधार हर जगह दिखा है, लेकिन जहां तक ग्रामीण सड़कों की बात है उसकी स्थिति कमोवेश वही है जो लोग बताते हैं कि लालू जी के राज में होती थी। ग्रामीण सड़क चाहे पंचायती राज के द्वारा बनाई गई हो या आरईओ ग्रामीण कार्य की सड़क हो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री संपर्क योजना के तहत की जो सड़क हो, वो रख रखाव के अभाव में ज्यादातर ग्रामीण सड़कों की स्थिति बदहाल है। ज्यादातर गांवों में पानी के जल जमाव और ग्रामीण गलियों में सड़कों के टूटने से लोगों का जीना मुहाल है। मैंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं की, वैसा इसलिए कि मैं अनुमंडल और जिला के अस्पताल में कहीं गया नहीं हूँ। लेकिन जिन क्षेत्रों में मैं जा रहा हूँ, जहाँ पर पीएचसी, सीएचसी, रेफरल हॉस्पिटल वगैरह होना चाहिए, मुझे अभी तक कोई ऐसा अस्पताल मिला ही नहीं जहां डॉक्टर बैठे हों, रोगी भी का भीड़ लगा हो, दवा बट रही हो। ऐसा कोई अस्पताल हमको अभी तक नहीं मिला है। और मैं एकदम आपको दावे से कह रहा हूं, अभी तक नहीं मिला है, मतलब किसी पंचायत गांव में मुझे कोई सब सेंटर फंक्शनल नहीं दिखा है। ज्यादातर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोग ग्रामीण चिकित्सकों पर ही पूरी तरीके से निर्भर हैं। अगर ग्रामीण चिकित्सकों से ज्यादा कुछ सीरियस मामला है तो लोग प्राइवेट जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके पास जाते हैं। सरकारी अस्पतालों की छवि नीचे ऐसी नहीं है जहां आप अपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जानना जाते हैं। अंत में जो 3 सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शब्द हैं पिछले 10 महीने में, वो है अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी। अफसरशाही से परेशान जनता, जो भी मिला, चाहे पत्रकार हो, जनप्रतिनिधि हो, गरीब हो, अमीर हो, हर आदमी ये बता रहा है कि आज का जो राज है बिहार में, ये अफसरों का राज है। जिस तरह बिहार ने किसी जमाने में अपराधियों का जंगल राज देखा है, आज बिहार की स्थिति कमोबेश वही है जिसको आप लोग बता रहे हैं कि अधिकारियों का जंगल राज है। अधिकारी जो चाहेगा वही होगा, चाहे आपकी जितनी भी ताकत है, आप जो भी हो, सही हो गलत हो। दूसरी बात, लोगों का ये मानना है कि कोई भी ऐसा सरकारी काम नहीं है जो कि बिना भ्रष्टाचार के, बिना पैसा दिए हुए आप करा सकते हैं। ये बात भी समाज के सभी वर्गों पर लागू होती है। अगर आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं तब भी आपको घूस तो देना ही है। बिना पैसा दिए हुए ना आप जमीन का रसीद कटा सकते हैं, ना थाने में एफआईआर कर सकते हैं, ना पासपोर्ट का वेरिफिकेशन, कुछ नहीं करा सकते हैं। और तीसरा जो नया शब्दावली में बिहार में पिछले 4-5 साल में शायद आया है, क्योंकि मैं जब यहाँ 14-15 में था तो मैंने ये नहीं सुना था, वो है पीसी। हर सरकारी योजना में, चाहे वो केंद्र की योजना हो या राज्य की योजना हो या मिली जुली योजना हो, हर योजना में व्यवस्थित तरीके से 10% से लेकर 40% तक पीसी का काटा जाना एक तरीके से वो एक बिल्कुल फिक्स बात है, वो होना ही होना है। बिना उसके तो कोई उपाय ही नहीं है। तो ये कुल मिला जुला के अभी तक का अनुभव रहा है। समस्तीपुर के लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर और सूखे की बात लोगों ने यहाँ पिछले 1 महीने में मुझे बहुत बड़े स्तर पर बताई है, तो मैं अलग से आपको साझा कर रहा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जब महागठबंधन की सरकार पिछले वर्ष बनी तो लोगों के मन में आशंका थी कि ये लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। तब मैंने पदयात्रा शुरू की थी। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 महीनों से लोगों की जो आशंका थी वो कहीं ना कहीं सही होती दिख रही है। लोगों का मर्डर, डकैती, अपहरण वो फिर से धीरे धीरे चालू हो गया है और बड़ी संख्या में, तादाद में चालू हो गया है। सूखे की स्थिति के लिए लोग जरूर बता रहे हैं कि समस्तीपुर जैसे जिलों में बारिश नहीं हुई है। सरकार ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। लोग किसी तरह अपने फसलों को जिंदा रखे हुए हैं बोरिंग से, लेकिन सबका मानना है कि अगले कुछ दिनों में अगर बारिश नहीं हुई, सरकारी सहायता नहीं मिली, तो जो फसल लगे हुए हैं ये भी सब बर्बाद हो जाएंगे। ये अभी तक का मेरा अनुभव है। अब अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, निदान इसका जो है वही अभियान है
निदान ये है कि जैसे मैं गांव में आज गया हूं तो ये सारी समस्या बता रहा हूं, आप लोग यहाँ पत्रकारिता करते हैं तो मोटे तौर पे आपको भी ये सारी समस्या मालूम है, हमको आपको मालूम है, ऐसी बात नहीं है, समाज को भी पता है, लोगों को गांव में भी पता है कि समस्या क्या है। परेशानी ये है कि लोग समस्या जानते हैं, उसको भुगत रहे हैं, लेकिन जब वोट करते हैं, जब जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, तो इन समस्याओं से बिल्कुल अलग हटके जाति पर, धर्म पर, या भाजपा के डर से लालू जी को और लालू जी के डर से भाजपा को, यही 4 मुद्दे पर बिहार में वोट पड़ता है। तो इसका जो निदान है, जो हम लोग का अपना विजन है कि बिहार में जाकर गांव गांव, घर घर लोगों को ये बताया जाए कि भाई आपकी जो समस्या है, आपके बच्चों की जो समस्या है, जब तक आप उस चीज पर वोट नहीं करेंगे तब तक आपका सुनवाई नहीं हो सकता है, आपका जीवन सुधर नहीं सकता है। वोट आप चाहे जिस किसी को भी दीजिए, वोट आप भाजपा को दीजिए, लालू जी को दीजिए, नीतीश को दीजिए, प्रशांत किशोर को दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, लेकिन वोट आप अपनी समस्याओं के लिए दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए, क्योंकि सबको पता है। मैं 3000 गांव में आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं जहां पर जाता हूं, अपने सभा की शुरुआत करता हूं, वहां मैं लोगों से हाथ उठाकर पूछवाता हूं कि शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है। 100 में 100% लोग बताते हैं कि शिक्षा ध्वस्त है। फिर 100 में 90 से ज्यादा प्रतिशत लोग बताते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए, और हाथ उठाकर वीडियो पर रिकॉर्ड कराते हैं। फिर मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि आप अपने बच्चों के नाम पर यह बताइए कि क्या आपने कभी जीवन में पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए वोट किया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लोगों में इतनी ईमानदारी बची हुई है कि 3000 से ज्यादा गांव में आज तक एक आदमी ने भी हाथ नहीं उठाया है कि भैया हम शिक्षा के लिए वोट करते हैं। तो मेरा अभी जो ये प्रयास है कि गांव में जाकर ये आईना दिखाया जाए, बताया जाए कि भाई अगर आपकी समस्या शिक्षा है, किसानी है, रोजगार है, तो आप इन 3 मुद्दों पर वोट कीजिए, इसी से इसका रास्ता निकलेगा। चुनाव आप जिस व्यक्ति का भी करें उस वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, किस काम के लिए आप चुनाव कर रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार में भी जैसे हम लोगों को लगता है कि यहाँ सब जाति पर ही वोट पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। अगर हर व्यक्ति यहाँ सिर्फ जाति पर वोट कर रहा होता तो मोदी जी को वोट कौन देता बिहार में। मोदी जी को वोट कैसे पड़ रहा है? तो मोदी जी को जो वोट पड़ रहा है ये तो दिखाता है कि लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट कर रहे हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर करें, चाहे हिंदू मुसलमान के नाम पर करें, पुलवामा के नाम पर करें, लेकिन जाति पर तो उन्होंने वोट नहीं किया है। तो ये मान लेना कि बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट कर रहा है, ये सच्चाई नहीं है। हाँ, जाति पर वोट करने वालों की भी एक बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा वर्ग है जो धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, भारत पाकिस्तान पुलवामा के नाम पर वोट कर रहा है। और उसके साथ साथ 2 और बड़े वर्ग हैं। एक वर्ग है जो लालू जी के डर से, जो उन्होंने देखा है, वो चाहता है कि कुछ भी हो जाए लालू जी का राज नहीं आना चाहिए, वो जंगल राज वापस नहीं आना चाहिए। तो भाजपा का अगर कोई प्रतिनिधि है, उसने काम नहीं किया है, लोगों के समझ में आ रहा है विकल्प कुछ है नहीं, तो सोचता है भैया कुछ भी हो, कम से कम अपहरण डकैती से बचे रहना है तो इसको दे दे। और जो चौथा वर्ग है एक मुसलमानों का, उनकी मजबूरी है या उनकी जो सोच है कि भाई हम भाजपा को वोट दे नहीं सकते हैं, तो चाहे उनके बच्चों के लिए पढ़ाई हो या न हो, चाहे उनके यहाँ उनकी हालत जितना भी बदहाल हो, वो भाजपा को दे नहीं सकते हैं, तो बचता कौन है? वो तो जाति पर नहीं वोट कर रहे हैं, वो भाजपा को हराने के लिए 20% वोट है, वो सीधा वोट चला जा रहा है आरजेडी को। तो जब तक इन 4 बातों से अलग हटकर बिहार की जनता पढ़ाई पर, रोजगार पर, विकास पर, खेती के लिए वोट नहीं करेगी, तब तक ये सुधर नहीं सकता है, चाहे कोई आ जाए, नीतीश आ जाए, प्रशांत किशोर आ जाए, लालू जी आ जाए, मोदी जी आ जाए, ये सुधरने वाला नहीं है। ये सुधरेगा तब जब आप अपनी समस्या पर वोट कीजिएगा, और यही इस अभियान का पूरा प्रयास है। हमने कोई दल बनाया नहीं है, हम वोट मांग नहीं रहे, हम लोगों को यही बता रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई ये सिर्फ बात करने से नहीं होगा, राजनीतिक समझ से नहीं होगा, जो आपकी समझ है, जो जानकारी है, उस पर आपको एक्ट करना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको वोट देना पड़ेगा। और ये सिर्फ गरीबों अनपढ़ों की समस्या भी नहीं है। कई लोगों को लगता है कि सब गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी वही वोट गलत दे रहा है, जो यहाँ पढ़ा लिखा समझदार है वो भी यही 4 चीज पर वोट कर रहा है। तो जब तक वो समस्या नहीं सुलझाई जाएगी तब तक व्यवस्था बिहार में नहीं सुधर सकती है। देखिए, मेरा अपना 10 साल का अनुभव रहा है कि राजनीति से समाज नहीं सुधर सकता है। समाज अगर सुधर जाए तो राजनीति सुधर सकती है। 10 में अगर 3-4 लोग भी सुधर जाएं, बिहार में सुधर जाएं, या ये समझिए कि उनको इस बात का ज्ञान हो जाए
तो मेरा ये कभी नहीं कहना है कि पूरा समाज ठीक हो जाएगा, लेकिन 10 में अगर 3-4 लोग भी समझ जाएं तो आप बहुत बड़ा राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन देख सकते हैं। शराबबंदी को लेकर तो लोगों ने सवाल पूछना भी बंद कर दिया है। मैं बिल्कुल शराबबंदी के विरोध में हूं, पहले दिन से हूं। ये बेकार का मूव है और इसके लिए एक बार को आप आइडियोलॉजिकल चीज हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए कि बिहार में ये सफल है कि नहीं। सबसे बड़ी बात पॉलिसी मेकिंग में ये बताई जाती है कि उसका कोई एविडेंस होना चाहिए कि इस पॉलिसी से किसी का फायदा हुआ है। पूरे दुनिया में, मैं आपको पहले भी पत्रकारों के जरिए मैंने ये सवाल उठाया है, पूरे दुनिया में इस बात का कहीं प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी राज्य, किसी देश, किसी समाज ने अपनी आर्थिक सामाजिक उन्नति की है। पूरे दुनिया में, खाली भारत की बात नहीं है। तो पहले तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने इसको लागू कर भी दिया, मान लीजिए कि आप पहले राज्य हैं जो चाहते हैं कि इसको प्रमाणित कर दें, तो जमीन पर तो ये लागू है नहीं। शराबबंदी के नाम पर शराब के दुकान बंद हैं, शराब की डिलीवरी तो बंद है नहीं, शराब का तो होम डिलीवरी हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि अभी नया जो आ गया अमेजोन, फ्लिपकार्ट, तो आप दुकान पर नहीं जाते हैं, मोबाइल से ऑर्डर करते हैं, सामान घर पर चला आता है। तो बिहार में तो होम डिलीवरी मॉडल लागू है, दुकान बंद है, होम डिलीवरी हो रहा है। नतीजा ये हुआ है कि बिहार की गरीब जनता का, बिहार सरकार का हर साल 20 से करीब 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान। जितने लोग, और ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब और शराब माफिया और जो प्रशासन के भ्रष्ट अंग है, जो शराब माफिया को प्रश्रय दे रहा है, उनके जेब में पैसा जा रहा है। जो गांव गांव में नए लड़के हैं वो शराब के धंधे में लिप्त हो रहे हैं, तरह तरह का लोग नशा कर रहे हैं। जो गरीब आदमी है ताड़ी का कर, मुझे तो वैशाली और इस समस्तीपुर में बड़ी संख्या में पासी समाज के लोग जो ताड़ी का काम करते हैं, उसमें जाकर आप देखिए उनकी क्या हालत है। उन मुसहर समाज के लोगों की क्या हालत है। पुलिस उनके घर में जाती है, दबिश देती है, बदमाशी करती है, पैसा वसूलती है, उनका सामान तोड़फोड़ करती है, थाने में ले जाके बैठा देती है। आप लोग पत्रकार है, जरा बताइए रोसड़ा में जो जिन लोगों पर भी शराब के लिए कार्रवाई हुई है या जो लोग जेल में हैं, उसमें कोई संभ्रांत व्यक्ति तो है नहीं। जितने गरीब लोग हैं वो उसी को पकड़ के अंदर कर दिया, और जो बाहर लोग शराब का धंधा कर रहे हैं वो मौज से वो धंधा कर रहे हैं। तो इससे ना सामाजिक कोई फायदा है ना आर्थिक फायदा है। एक और अंतिम बात, जो लोग ये बताते हैं कि महात्मा गांधी ने ये कहा था, उनको महात्मा गांधी का कुछ जानकारी नहीं है। मैंने ये भी चुनौती दी है नीतीश कुमार या उनके सरकार में जो भी ये दावा करता है कि महात्मा गांधी ने कहा था शराबबंदी की, आप मुझे महात्मा गांधी का एक लाइन ये दिखा दीजिए, एक पंक्ति दिखा दीजिए, बोला हुआ या लिखा हुआ, जहां गांधी जी ने ये कहा कि सरकार को शराबबंदी लागू करनी है। गांधी जी ने ये नहीं कहा। गांधी जी ने सामाजिक स्तर पर यह कहा कि शराब पीना बुरी बात है, इसको प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। गांधी जी ने तो उस तरीके से यह भी कहा कि आपको वेजिटेरियन होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए। तो उन्होंने कानून बनाने की बात नहीं की। ये तो ऐसे हो गया कि गांधी जी ने कहा कि शाकाहारी होना अच्छा है, और सरकार कल कानून बना दे कि जो भी नॉन वेजिटेरियन है सबको जेल में डाल दिया जाएगा। अरे भाई, गांधी जी ने ये कहा कि शराब पीना बुरी बात है, सरकार को, समाज को प्रयास करना चाहिए कि लोग शराब न पिए। गांधी जी ने ये नहीं कहा कि आप कानून बनाकर शराब पीने बेचने वाले सबको जेल में डाल दीजिए। और ये नीतीश कुमार की हठधर्मिता है, जो कंप्लीट आदमी। बताइए, विधानसभा में खड़े होकर छपरा की घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं। इतने लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, वो शराब के कारोबार से जुड़े लोग थे, गलती की सही की वो बात छोड़ दीजिए, आप राज्य के मुखिया हैं, आपके लोगों की जान गई है, चाहे उनकी गलती से गई। रोड में एक्सीडेंट में कोई किसी की जान जाती है तो आपका क्या फर्ज है? संवेदना व्यक्त करना, आपको जाकर मिलना चाहिए। आप विधानसभा में खड़े होकर पॉकेट में हाथ डाल के हंस रहे हैं और कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। बताइए, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है? और इस आदमी को इस बात का अहंकार है, वोट तो उनको है नहीं, अहंकार इस बात का है कि किसी को वोट दोगे मुख्यमंत्री हम ही बन जाएंगे, जुगाड़ लगा के। वोट आप किसी को जनता देगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन जाएंगे। इस अहंकार को इस बार जनता इतने सिरे से इनको खत्म करेगी कि आप लिख कर रखिए, जदयू का नाम लेने वाला, उस दल पे से राजनीति करने वाले लोग जो हैं वो समझ रहे हैं जमीन पर, जदयू का नाम लेने वाला कोई नहीं बच जाएगा इस राज्य में। नीचे जो मैं गुस्सा देख रहा हूं
जिस तरह की सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं, जो चला गया पटना उस पर लाठीचार्ज करा दिया, जो कोई मांग लेकर चला गया उसको बता दिया कि अरे सब बेवकूफ है। ये चल नहीं सकता है। नीतीश कुमार 2015 के बाद पलटी मार मार के कई बार अपना हित साध चुके। अब समाज का हर वर्ग जान गया है कि ये आदमी बिल्कुल, इसको किसी से मतलब नहीं है, इसको सिर्फ अपने कुर्सी से मतलब है। फेविकॉल लगाकर कुर्सी पर बैठ गए हैं और कोई ना कोई कभी भाजपा का कमल पकड़ के, कभी लालटेन पर लटक के हम मुख्यमंत्री बने रहें। बिहार चाहे भाड़ में जाए, बिहार की जनता का चाहे कुछ भी हो, इस आदमी को अब बिहार की जनता के प्रति, बिहार के विकास को लेकर कोई संवेदना नहीं रह गई है और इसीलिए इनका बहुत पुरजोर विरोध होना चाहिए। हम जैसे लोग भी जिन्होंने इनकी पहले मदद की है, आज इसलिए विरोध कर रहे हैं कि 2014-15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। इस आदमी ने सारी मोरालिटी को ताका पर रख दिया है। सिर्फ ये आदमी चाहता है कि हम मुख्यमंत्री बने रहें, चाहे बिहार गतलखाना में चले जाए। उनको इससे किसी से मतलब नहीं है कि बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। बिहार ने देखा कि कोरोना के काल में 2 महीने तक हजारों बच्चे रोड पर, नवयुवक दर दर की ठोकर खा रहे थे और ये आदमी अपने बंगले से बाहर नहीं निकले। आप क्या बात करते हैं? और इनको अहंकार इस बात का है कि हमको 40 को एमएल, और ऐसा नहीं कि जनता बेवकूफ है। जो लोग, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जनता दल यूनाइटेड के 117 एमएलए होते थे, वहां से घटकर 80-72 पर आए, 72 से उलट के अब 42 पर आ गए हैं। अगली बार जनता इतना कम कर देगी कि कोई जुगत लगा लेंगे, कोई गणित लगाएंगे तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। कहां जा रहे हैं? नीतीश कुमार जीवन में कोई चुनाव अब लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। लाइए लिख देते हैं। चुनाव की समझ तो हमको थोड़ी बहुत है। नीतीश कुमार चुनाव लड़ने की हिम्मत कर ही नहीं सकते। अरे भाई, वो आदमी एक पंचायत, एक गांव में बिना सुरक्षा के चल नहीं सकते हैं। आज जो हालात है, अभी उन्होंने समाधान यात्रा किया था, आप लोग पत्रकार हैं, आपको पता होगा। पूरा प्रशासन ये इस बात पर लगा हुआ था कि किसी तरह इज्जत रह जाए, लाठी डंडा न हो, जूता न चले, काला झंडा न दिखाया जाए, नीतीश जी यहाँ से इज्जत से निकल जाए। नीतीश जी चुनाव लड़ेंगे। अंतिम बार चुनाव नीतीश जी कब लड़े हैं आपको याद है? नीतीश जी ने चुनाव लड़ना बरसों पहले छोड़ दिया है। आप फूलपुर की बात करते हैं, बिहार में चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं है, फूलपुर जाएंगे। पत्रकारों को जेल में बंद किया जाता है, इस पर बोला जाए। भैया, पत्रकारों की हालत बिहार में वो है कि आप सबका दुख लिख सकते हैं अपना दुख छोड़ के। पत्रकारों की जो दुर्दशा है बिहार में, उसका तो जिक्र ही मत कीजिए। हम यहाँ 1 साल से घूम रहे हैं, पत्रकार बंधुओं से भी मिल रहे हैं। आप मतलब रूलिंग पार्टी जदयू के अध्यक्ष ने कुछ महीने पहले ये बयान दिया था कि जितने पत्रकार सरकार के खिलाफ में लिख रहे हैं सब शराब माफिया से जुड़े हुए लोग हैं, ये शराबबंदी खिलाफ है। बताइए आप लोग सब, मतलब ये मामूली, यही मैं कह रहा हूं, अहंकार। ऑफिशियली रूलिंग पार्टी का अध्यक्ष कह रहा है कि सारे पत्रकार जो सरकार के खिलाफ कुछ बात बोल रहे हैं वो शराब माफिया से जुड़े हुए हैं या शराबबंदी के विरोध में है। तो ये तो अहंकार दिखाता है। और ये अहंकार, देखिए, आपको हमको ये समझना है ये अहंकार आता कहां से है। लोकतंत्र में इतना अहंकार आपको तभी आएगा जब आप समझिएगा कि हमारी कुर्सी जा नहीं सकती है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने यह सोच लिया है, समझ लिया है 15 के बाद जो घटनाएं हुई हैं कि उन्होंने देखा कि चाहे किसी को जनता वोट दे, आप वोट चाहे आरजेडी को दीजिए, आप वोट कांग्रेस को दीजिए, आप वोट जदयू को दीजिए, आप वोट निर्दलीय को दीजिए या आप वोट कांग्रेस को दीजिए, घुमा फिरा के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बन जाएंगे। तो उनको लगता है भैया जनता जो भी कर ले मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे। तो इस बार अब अंतिम पारी खेल रहे हैं। अब अंतिम जितने महीने उनके चल रहे हैं वो जोड़ ले, इसके आगे का कोई गणित उनका लगने वाला नहीं। देखिए, जातीय जनगणना पर मैंने पहले भी बताया है, जातिगत जनगणना हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी ऐसी जानकारी जिससे सरकार को अपने कार्यक्रमों को लागू करने में बेहतरी सुविधा हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग जातिगत जनगणना करा रहे हैं, इनको समाज के बेहतरी से लेना देना नहीं है। ये तो एक अंतिम दांव खेले हैं कि समाज को फिर जातियों में बांटकर एक बार किसी तरह चुनाव की नैया पार लग जाए। भाई, जातिगत जनगणना पहले तो आप 18 साल से सत्ता में हैं, आज क्यों जातिगत जनगणना करा रहे? 18 साल से आपको याद नहीं आ रहा था? दूसरी बात, अगर जातिगत जनगणना आप करा रहे, जनगणना आपके विषय का, राज्य सरकार का विषय ही नहीं है। आप जनगणना नहीं करा रहे हैं, आप सर्वे करा रहे हैं।
सर्वे करा रहे हैं। जनगणना तो केंद्र सरकार का विषय है और सर्वे और जनगणना में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि सर्वे का कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। इस बात को कभी सरकार ने स्पष्टता से नहीं बताया कि सर्वे का जो रिजल्ट आएगा उसकी मान्यता क्या होगी। उसकी मान्यता तो कुछ है नहीं, कुछ जानकारी। तो सर्वे तो राज्य सरकार कभी भी करा सकती है, और अगर मान लीजिए आपने करा भी लिया, अगर उसको लीगल सैंक्टिटी मिल भी गई, तो जातियों की जनगणना होने मात्र से लोगों की जिंदगी तो सुधरेगी नहीं। पूरे बिहार की गणना हुई पड़ी है कि 13 करोड़ लोग, बिहार के जो लोग हैं वो देश के सबसे गरीब और पिछड़े हैं। ये तो जानकारी आपके पास है, इसको काहे नहीं सुधार रहे। दलितों की जनगणना तो आप आजादी के बाद से कर रहे हैं, उनकी दशा आप क्यों नहीं सुधार रहे हैं? उसके लिए आपने क्या किया? मुसलमानों की जनगणना करी हुई है, दलितों के बाद बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी और फटेहाली से मुसलमान भाई जूझ रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया? आप किसी गांव में चले जाइए, जो दलित टोले हैं, जो मुसलमानों के इलाके हैं, वहां आपको आंख से दिखता है कि कितनी ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली है। तो ये जनगणना कराने और जो जनगणना के विरोध में जो लोग हैं, मैं उनको सुझाव दूंगा कि आप विरोध मत कीजिए। क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? समाज में कोई वर्ग अगर सही मायनों में पीछे छूटा हुआ है, उसकी संख्या ज्यादा है और उसकी गणना हो रही है, सरकार सर्वे करा रही है, तो कराने दीजिए। ये तो सरकार आपको उलझा रही है कि आप लग जाइए, आधे लोग लग जाए जनगणना के पक्ष में, आधे लोग लग जाए जनगणना के विरोध में। कोई इसकी चर्चा ही न करे कि बिहार में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, कि रोजगार हो रहा है कि नहीं। सब जाति में फिर आग लगा के अपना एक बार रोटी सेक के एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाए। मेरा बहुत क्वेश्चन है सर। हैं? नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया 2014-15 में हमने खुद मदद की थी। इसलिए मदद की थी कि 2005 से, जैसा आपने बताया, 2005 से 12, 13, 14 तक एक हम लोग की समझ थी कि बिहार में सुधार हो रहा है और कुछ सुधार होता दिखा भी था। लेकिन 2014-15 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, 14 में नीतीश कुमार चुनाव नहीं हारे थे लोकसभा का, उनकी पार्टी को झटका लगा था, 2 MP मिले, जीते थे। लेकिन इतनी राजनीतिक मोरालिटी बची हुई थी कि उन्होंने पद को छोड़ दिया, मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया। आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं, 243 में 42 को विधायक जीता है, फिर भी कोई ना कोई जुगत, पद छोड़ना तो छोड़ दीजिए, जुगत लगा के एक बार भाजपा के साथ, एक बार लालटेन के साथ मुख्यमंत्री बने हुए। दूसरी बात देखिए, 14-15 और आज में क्या फर्क है नीतीश कुमार में। नीतीश कुमार जब वाजपेयी जी के साथ रेल मंत्री थे, 14-15 में लोग कहते भाई आपने काहे मदद की थी? मदद इसलिए की थी कि 14-15 में मैं जिस नीतीश कुमार को जानता था कि ये वो आदमी रेल मंत्री था, वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए। गैसल असम में एक रेल दुर्घटना हुई थी, 200 के करीब आसपास लोगों की मृत्यु हुई। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था कि 200 आदमी की मृत्यु हो गई, अब मैं कैसे इस कुर्सी पे रहूंगा। आज वही नीतीश कुमार, कोरोना के दौरान हजारों लोग मर गए, उससे बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए, पूरे देश में मारे मारे फिरे, और इस आदमी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, प्रयास तक नहीं किया, एक बस तक नहीं भेजा कि भाई लोग बस पर बैठकर चले आए। आज रोज शराबबंदी के चक्कर में गलत शराब पीकर लोग मर रहे हैं और ये आदमी हंस रहा है कि भाई जो पिएगा वो मरेगा। तो देखिए, लोकतंत्र में क्यों 5 वर्ष का नियम बना हुआ है? इसीलिए तो ये नियम बना हुआ है कि आप जिस नेता का, विचारधारा का, दल का समर्थन करते हैं, वो समर्थन, वो विश्वास, वो वोट 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर के लिए नहीं है। ये जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। बहुत आदमी कहता है 14 में मदद किए तो आप काहे विरोध कर रहे हैं? अरे भाई, 14 में मदद इसलिए किए थे कि आप काम कीजिए। वही संविधान जो आपको कहता है कि जिस विचारधारा, जिस नेता, जिस दल पर भी आपका भरोसा है, उसको आप मदद कीजिए, उसको वोट कीजिए, उसको जिताइए। लेकिन संविधान ये भी कहता है कि अगर 5 वर्ष में उस दल ने, उस व्यक्ति ने, उस नेता ने काम नहीं किया, तो नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है कि जितनी मजबूती से आपने उसका समर्थन किया है, उतनी ही मजबूती से उसका विरोध भी कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तब तो ये राजतंत्र हो जाएगा, फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है? एक बार नीतीश कुमार बन गए, तब तक रहेंगे वही रहेंगे, उसके बाद उनका बेटा होगा। यही तो दुर्दशा है बिहार की। आप देश के किसी भी प्रगतिशील राज्य को देख लीजिए, हर 5 साल 10 साल में सरकार वहां बदल रही है। कर्नाटक में सरकार बदल रही है, तमिलनाडु में सरकार बदल रही है। वो राज्य देश में सबसे आगे हैं, बिहार देश में सबसे पिछड़ा है और यहाँ 35 साल से कोई सरकारें नहीं बदल रही। पिछले 32-33 साल से लालू जी और नीतीश, बस इसके आगे बिहार में देखा ही नहीं है। तो अब समय आ गया है कि लोग लालू नीतीश से आगे देखें। अगर नहीं देखिएगा
तो जिस दुर्दशा में आप जी रहे हैं, आने वाली पीढ़ी और आपके बच्चे भी इसी दुर्दशा में जिएंगे। हमारा बहुत बहुत सवाल धन्यवाद भैया। सर एक सवाल मेरा ये आप तो 2-3 घंटा आप नहीं कर सकते मेरा हैं। सवाल है जो जिला बनाने की घोषणा यह लालू यादव ने किया था, फिर नहीं देखिए, बन रहा है। बिहार के कई हिस्सों में, चाहे पश्चिम चंपारण में बगहा हो, समस्तीपुर में रोसड़ा हो, जिले की मांग जायज है, बहुत दिनों से है, लोगों का मानना ठीक है, लोगों का कहना भी है, लेकिन वही है, नीतीश कुमार ने बगहा को पुलिस जिला बना दिया लेकिन पूरा जिला नहीं बनाया, इसलिए कि हमारा मन नहीं है। फिर रोसड़ा में क्या है? रोसड़ा में उनको बनाना ही नहीं है। रोसड़ा चूंकि यहाँ पर उनके राजनीतिक विरोधियों का क्षेत्र रहा है, आप इसको समझिए, क्यों नहीं बनाया। ये जो क्षेत्र रहा है वो रामविलास पासवान जी यहाँ पर राजनीतिक विरोधी रहे हैं नीतीश कुमार के, और इसी वजह से विंडिक्टिव आदमी है, उन्होंने रोसड़ा को जिला नहीं बनाया है कि उनका क्षेत्र है, वोट उनको देते हो तो जिला हम नहीं बनाएंगे, यही वजह है। सर मेरा क्वेश्चन अलग है। मेरा क्वेश्चन अलग है, जनसंख्या विस्फोटक रूप में है और इसके लिए क्या निदान है? निदान यह है कि समाज में शिक्षा हो, आर्थिक प्रगति हो। भारत में जो प्रमाण है दूसरे राज्यों में, जब आर्थिक सामाजिक प्रगति होती है, लोगों में जागरूकता आती है, तो उससे ही धीरे धीरे जनसंख्या का कंट्रोल, नियंत्रण होगा। महिला के